तो ये कहानी है हाउ आई एंडेड अप इन द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड, एक कप चाय के लिए। तो कहानी की शुरुआत होती है जब एक दिन ऐसे ही फोन चलाते हुए मुझे पता चलता है एक हिडन कॉफी शॉप के बारे में, जो कि लोकेटेड है नॉर्थ कोरिया की टेरिटरी में और जहां आप खड़े होकर चाय पी सकते हैं। अब क्योंकि रहता हूं मैं साउथ कोरिया में ऐसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और हर इंडियन की तरह चाय तो मेरी जान है, इसीलिए मैं अपने बैग पैक करता हूँ और निकल जाता हूँ इस हिडन कॉफी शॉप की तलाश में टू बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ड्रिंक चाय इन नॉर्थ कोरिया। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों का रिएक्शन देखते हैं। सो आई एम गोइंग टू नॉर्थ कोरिया। Really? Planning to go to North Korea. You go to North Korea? Yes. So you go alone? Yes. And how can you come back to North Korea? I don't know. That's amazing. For my next video, I'm going to North Korea and I'm going to vlog there. Yeah. Are you sure then? So for my next video, I'm planning to go to North Korea. It was nice knowing you. तो मेरे दोस्तों की प्रेयर्स और सपोर्ट के साथ मैं लेता हूँ सबसे पहले बस सोल जाने के लिए। साथ में लेता हूँ अपना चाय का कप और 2 केले। तो नॉर्थ कोरिया में एंटर करने से पहले हमें सबसे पहले लेनी होगी बस DMZ तक के लिए, जो कि है डीमिलिटराइज्ड जोन बिटवीन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, जिसको दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और हैविली गार्डेड बॉर्डर भी बोला जाता है, क्योंकि वो है। Can I sit here? Thank you. एंड यहाँ पर मुझे मिलते हैं और भी देशों से आए हुए बहुत सारे फॉरेनर्स एंड हमारी मुलाकात होती है हान से, जो कि इस पूरी जर्नी के दौरान हमारे ग्रुप्स के टूर गाइड रहने वाले हैं एंड वो हमें नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। No freedom of speech, no freedom of religion, no freedom of choosing their job. People cannot choose their job, you know. The government, they just assign, you know, specific job to each one of them. And also the no freedom of, traveling, okay, within the country. Kim Jong-un is overweight too much, you know. He's overweight. He weighs 140 kilograms. His height is only 170. So most average people, they have never seen something like a passport. Okay? एंड इसके अलावा हमें एक बहुत स्पेशल मौका मिलता है एक नॉर्थ कोरियन रेफ्यूजी से बात करने का, जो कि 2009 में नॉर्थ कोरिया से भाग गए थे एंड अब रह रहे हैं साउथ कोरिया में, और हमें मौका मिलता है उनसे बात करने का और उनकी स्टोरी जानने का। 굿모닝 나이스미팅. 제 이름은 조혜리고요. 저는 한경북도 돌주라고 하는 태생입니다. So her name is Jo Hae-ri. Her hometown in North Korea is a northern part of North Korea. It's a small town called Gilju. So her hometown called Gilju is where the nuclear test was performed. Okay, or conducted some 6 times. So nuclear testing site. Her job in North Korea was working on a train as an attendant. और इसके बाद कोई पूछता है कि आप नॉर्थ कोरिया से आखिर भागे कैसे, तो वो बताती हैं कि She went to China first, okay, crossing a river. From China, she went to Myanmar, okay, and then she just went up and down so many mountains. Okay, from Myanmar, she went to Thailand, and then she arrived in South Korea 7 months after that, July 2010. And 2 years after that, her brother tried to escape, but he failed. Okay? He was arrested in China, and then he was sent back to China. Okay? And he was imprisoned. तो नॉर्थ कोरियन रेफ्यूजी मिसेस चौ से हम बातें जारी रखेंगे, पर इसी बीच में हम पहुंच जाते हैं अपने पहले चेक पॉइंट पर। बहुत सारे लोग हैं भाई। तो पहले चेक पॉइंट पर आपको मिलता है DMZ वर्चुअल एक्सपीरियंस करने का मौका एंड मतलब ये कोई VR हेडसेट करके आप नॉर्थ कोरिया बॉर्डर को एक्सपीरियंस कर सकते हो। पर मेरा सवाल है क्यों? मतलब क्यों? मतलब कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो यह चेक पॉइंट तो साउथ कोरिया की टेरिटरी के अंदर ही है, पर जैसे जैसे हम इससे आगे जाते रहेंगे वैसे वैसे हम साउथ कोरिया से दूर और नॉर्थ कोरिया के पास जाते रहेंगे। एंड ये भी काफी रेस्ट्रिक्टेड एरिया था जिसमें काफी जगहों पर जाना मना था, जैसे ये ब्रिज था जो कि पहले जाता था JSA, लेकिन अब वो बंद कर दिया गया क्योंकि US के टूरिस्ट ने भागकर जाने की कोशिश करी थी नॉर्थ कोरिया में, सही है, और इसके बाद से ये बंद कर दिया गया। और इसी के साथ हमें मिलता है पहला तरीका नॉर्थ कोरिया के और पास जाने का, द ट्रेन। I'm making a vlog.
You can say hi to the vlog. Where are you from? I'm from China. Oh, you're from China. Nice to meet you. So, ni hao. उन्होंने बताया कि इसमें करीब 1000 छेद है, मतलब 1000 बुलेट ईयर्स कर चुकी हैं इस ट्रेन में। एंड इस पे इतनी बुलेट्स बढ़ाई गई थी जो जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वॉर हुई उससे पहले भी ये ट्रेन यूज़ होती थी सामान ले जाने आने के लिए। लेकिन जब वॉर हुई तो उसके बाद नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स ने इस पे ऐसे इतनी ज़्यादा गन्स की बौछार कर दी कि इसमें अब 1000-2000 से ज़्यादा छेद है। और अब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। दोनों देश के बीच में ना कोई इकोनॉमिक ना कोई ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी तरीका नहीं है इंटरेक्शन करने का अपार्ट फ्रॉम दिस बॉर्डर DMZ और JSA, जो कि 2 साल पहले बंद हो गया था क्योंकि एक US का जो टूरिस्ट था वो वहाँ पे भाग गया था इलीगली। तो ट्रेन लेकर तो इससे ज़्यादा आगे जाया नहीं जा सकता, इसलिए हम जाते हैं पोस्ट ऑफिस पर, जहाँ पे हमें मौका मिलता है कुछ नॉर्थ कोरियन करेंसी देखने और ख़रीदने का। How much is it? So there's some that are half, but without this. 20,000 won. Yeah, 20,000. Yeah, that's crazy. But it just depends on what is the picture on it. This has the president, right? Yep. इसके बाद यहाँ पर दूसरे ग्रुप के टूर गाइड के पास नॉर्थ कोरिया की करेंसी के सभी नोट्स थे, तो मैं हान को डिच कर देता हूँ। Kim Il-sung, he died in 1992, but you can see here 2008, 100. So this is a 1 year only printed, like a limited edition. This is a celebration of his 100th birthday. So even he's dead, they're still celebrating because communism you have to be more time. एंड पोस्ट ऑफिस से बाहर निकलते ही कुछ ऐसा होता है क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। It started snowing. It's too much. It's too much. अब चलते हैं दोबारा नशिस चो के पास, जो कि नॉर्थ कोरिया की रियल लाइफ के कुछ दिल दहलाने वाले किस्से बताते हैं। It's run on a system of one spy among 5 people. Can I say that? All the different jobs, no money, and no food. But also the soldiers, they don't get paid. तो इसके बाद कोई पूछता है कि फिर आखिरकार वहाँ की आर्मी के सोल्जर्स प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते, जिस पर वो नॉर्थ कोरिया में फेमस एक किस्से के बारे में बताती हैं। So they felt this entire military court disappeared. Is it 1, 2, 3, 4, 5, 7, no 6, because it disappeared. They're gone. However, she cannot trust neighbors, classmates. The only people she can trust is family. पर इसी बीच में हमारी बस एक चेक पॉइंट पे रुकती है, जहां हमें कुछ भी रिकॉर्ड करने से बिल्कुल मना कर देते हैं क्योंकि अब कुछ आर्मी ऑफिसर्स बस में बैठे हर पर्सन का पासपोर्ट और वीजा चेक करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस चेक पॉइंट को क्रॉस करते ही हम नॉर्थ कोरिया की टेरिटरी के अंदर आ जाते हैं और साउथ कोरिया की टेरिटरी से बाहर। और इस चेक पॉइंट को पार करते ही तो मानो सारा माहौल ही चेंज हो जाता है। आसपास हर जगह बस बार्ब वायर फेंसिंग और आर्मी के व्हीकल्स, अबैंडन प्लेसेस, आर्मी की कैंप साइट्स, बस हर जगह बस यही दिखाई दे रहा था। पर आखिरकार कुछ समय बाद ही हम पहुंचते हैं अपने सेकंड चेक पॉइंट पर, जिसको मैंने नाम दिया है लैंड माइंस का। क्यों? क्योंकि भाई इस पूरे एरिया में सिंह के बाहर का एरिया है, इस पे सारे में माइन है, लैंड माइन बिछी हुई है। और ये वाला जो एरिया है जिसपे मैं ये जो पूरा एरिया है यही टूरिस्ट के लिए ओपन है। इसके अलावा कोई भी जो एरिया है वो टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है और सिर्फ यही एरिया सेफ है थोड़ा सा चलने के लिए, और ये जो रोड्स हैं बस यही सेफ हैं। इसके अलावा अगर आप इधर उधर भी हुए थोड़ा बहुत तो आपको लैंड माइन्स अभी भी एक्टिव है, अभी भी, मतलब अभी भी। एंड इस एरिया में मुझे पहली बार आर्मी दिखाई देती है साउथ कोरिया की। एंड अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो किसी भी आर्मी ऑफिसर के पास कोई भी छोटा या बड़ा किसी भी तरह का वेपन नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में वॉर के बाद एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत इस जोन में किसी भी सोल्जर के लिए फायर आर्म्स यूज करना रेस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद हमें एक मूवी दिखाने ले जाते हैं जो कि DMZ की हिस्ट्री के बारे में होता है। अच्छी बात है कि एटलीस्ट इंग्लिश में थी, पर ठीक है कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे आने वाला है टनल। हाँ, टनल, जो कि है हमारा दूसरा तरीका नॉर्थ कोरिया के सबसे पास जाने। Committed to underground tunnels below the demarcation line in order to invade South Korea.
और उससे पहले मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है, जिसे मैं बताने से सच में बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ, पर यही सच है तो बताना तो ज़रूर पड़ेगा। सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। 99% जो लोग हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। मेरा गोल है 50,000 सब्सक्राइबर पहुंचने का, प्लीज़। Hi Hansan. Hi. So, this is my vlog. Can you tell them to subscribe? Subscribe. Subscribe? Yeah. Would you please subscribe him? Okay. Just press. Okay. Yeah, subscribe. Okay? For him. Yeah. तो हमेशा की तरह हार हमें सबसे पहले अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इस टनल के बारे में, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा जैसे जैसे मैं टनल में जा रहा हूँ, दिखा पर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, और सभी जो फ़ोन, पावर बैंक, सब कुछ जो भी है, सब जो भी है हमें इसमें रख के जाना होगा। हाँ, मुझे देख के ही कहा मुझे लगता रहा था, मुझे देख के कहा वो सब कुछ हमें लॉकर में बंद करके जाना होगा। तो पर मैंने नहीं, एक यूएस का यूट्यूबर है, वो कैमरा लेके अंदर चला गया था, तो मैं आपको कुछ क्लिप दिखा सकता हूँ कि वो अंदर से कैसे दिखती है टनल। That is a low ceiling. what's your I get the helmets. Close was that to the MDL? 170 meters. Oh wow. तो मैं अभी जस्ट अभी बैठा भी नहीं जा रहा, दर्द हो रहा है, लेकिन अभी आया हूँ। देखो हाथ, मुझे लगा था कि मैं दीवारों को छूऊंगा तो ऐसे पानी आएगा, हाथ गंदे हो गए, पता नहीं काला सा, मे भी कोयला वगैरह होता हो, आई डोंट नो, बट हाथ काले हो गए। अभी धोता हूँ। देखिए 3 चीजें बताता हूँ, ठीक है। तो वो 500 मीटर अंदर है, मतलब वो टनल तक जाने के लिए साउथ कोरिया ने एक और टनल बनाई है, मतलब 500 मीटर। तो वैसे मैं सब मुझे देख रहे हैं, लेकिन अंदर नहीं था, सॉरी। तो वहाँ पर लोग आ गए थे, लेकिन मैं बता रहा था कि टनल थी साउथ कोरिया तक, वो तो है ही लंबी, मुझे लगता है शायद किलोमीटर्स में है, एंड उसका आगे का एरिया इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, तो कुछ ही एरिया है जो आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस टनल तक जाने के लिए आपको एक और टनल लेनी पड़ेगी। साउथ कोरिया ने एक और टनल बनाई है जो कि 500 मीटर अंडरग्राउंड है, मतलब उस टनल तक पहुंचने के लिए एक टनल लेनी है, उसमें मेरी हालत खराब हो गई। और फिर जैसे ही आप मेल टनल पर पहुंचते हो ना, तो वो ऐसे गुफा टाइप की छोटी सी टनल है, लेकिन वो ऐसे है हल्की सी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्की सी, कि पानी जो है उस टनल में ना आ जाए, वो जो नॉर्थ कोरिया वाली टनल थी, इसलिए उन्होंने उसे हल्का सा स्लैंट रखा है। रीज़न है। तीसरा जो इंटरेस्टिंग थिंग है वो ये है कि वो इतने चलना पड़ता है आपको बहुत ज़्यादा झुक के, और जो नीज़ है, ये जो नीज़ होती है वो आपको ऐसे करनी होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे दिख रहा ऐसे, हाँ, तो आपको ऐसे करके ऐसे चलना होता है, ठीक है मतलब ऐसे करके ऐसे जाना होता है। तो अब इस जर्नी के हम आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हमारे पास था आखिरी मौका चाय ढूंढने का और नॉर्थ कोरिया के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट तक जाने का, जो कि थी डोरा ऑब्जर्वेटरी। मतलब दुनिया की सबसे खतरनाक जगह का नाम कोई डोरा पर कैसे रख सकता है, मतलब डोरा ऑब्जर्वेटरी, उससे वो बचपन का शो याद आ जाता है यार। पर हाँ, डोरा ऑब्जर्वेटरी तक पहुंचने से पहले हमारी बस एक छोटी सी जगह पर जरूर रुकती है, जिसका नाम है यूनिफिकेशन, जो कि एकमात्र और इकलौती जगह है इस पूरे डिमिलिटराइज्ड जोन में जहां अभी भी नॉर्मल सिविलियंस, यानी कि सिर्फ 138 लोग यहाँ रहते हैं, और वो भी ज़्यादातर ओल्ड, ज़्यादातर क्या, सभी ओल्ड ही लोग हैं, कोई भी नई जनरेशन या फिर यंग किड यहाँ पर नहीं रहता है। तो देखो कैसा पुराना सा लग रहा है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखी हैं मुझे जैसे डिश टीवी हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं समय में पीछे आ गया हूँ। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर क्यों रहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये यूनिफिकेशन या फिर पीस का साइन है कि एक दिन दोनों देश एक होंगे। अब वो नॉर्थ कोरिया इन्वेड करके करेगा, या फिर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में पीस हो गया होगा, या फिर वॉर की तरह तो होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और जल्दी हम यहाँ से निकल जाते हैं और अपने आखिरी पड़ाव पर पहुँचते हैं। और मुझे कुछ आवाज़ सुनाई, देखो आवाज़ आ रही है, सोच सकते हो किस चीज़ की आवाज़? गाने बज रहे थे, गाने, मतलब लाउड स्पीकर जो साउथ कोरिया बजाता है इरिटेट करने के लिए किम जोंग उन को, क्योंकि उसे पसंद नहीं है के पॉप आवाज़ आ रही होगी, उधर से आ रही है। और हाँ, हमें बताते हैं कि इन लाउड स्पीकर्स की जो साउंड है वो 20 से 30 किलोमीटर तक ट्रैवल करती है, जिस पर न्यूज़ और के पॉप म्यूजिक चलाने का मेन मकसद है नॉर्थ कोरियन सिटीजन्स और सोल्जर्स को अवेयर कराना उनकी गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा के बारे में। तो हम पहुंच जाते हैं डोरा ऑब्जर्वेटरी पे, एंड पीछे हमारे पीछे की साइड होता है अब साउथ कोरिया, एंड वो है पूरा नॉर्थ कोरिया। तो एंड आगे जितनी भी जगह है वो नॉर्थ कोरिया है।
तो हम इस बिल्डिंग में एंटर करते हैं और चारों तरफ काफी सारे वार्निंग के साइंस दिखाई देते हैं क्योंकि जस्ट हमारे सामने था तो सामने ही फाइनली एंड मैं नजर घुमाता हूँ, थोड़ा सा राइट में देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, कॉफी शॉप जहाँ पर टी थी। और अब सवाल था कि क्या यही वो हिडन शॉप है जिसके बारे में मैंने आर्टिकल में पढ़ा था, जिसे ढूंढते हुए मैं इतना दूर इतने सारे चेक पॉइंट पार करके नॉर्थ कोरिया तक आया। और क्या सच में मुझे यहाँ इंडियन चाय मिल पाएगी? और इन सभी सवालों का जवाब जानने का बस एक ही तरीका था। और मैं मेन्यू की तरफ देखता हूँ जहाँ मुझे टी का ऑप्शंस दिखाई देते हैं और मैं इनमें इंडियन चाय, इंडियन टी ढूंढने की कोशिश करता हूँ लगातार बार बार, और जो कि मुझे कहीं भी लिखा हुआ नहीं दिखाई देता। और इसके बाद मैं एक कोरियन टी ही खरीद लेता हूँ और वहाँ निराश होकर बैठ जाता हूँ। सडनली एक चीज़ मुझे हिट होती है, हाउ लकी आई एम कि मैं उस वॉल से दूसरी तरफ, आई एम नॉट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द। हाउ ग्रेटफुल आई एम कि मेरे पास फ्रीडम है टू ट्रैवल, टू टॉक, टू learn, to experience these amazing places that I can travel. And just like most of the people who come here, I just want to pray for their people. Just want to pray for them, for their happiness and for their freedom. Because everyone deserves freedom.